हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कई सारे क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं। हम अभी तक 40 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं, 40 क्वेश्चंस पे बात कर चुके हैं और उसका 8 वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। आप वहाँ जा करके प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना? आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। हम पहले 40 क्वेश्चंस पे यानी 40 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं और 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डेट के हिसाब से, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन नंबर 41 है। टाइम जरा सा भी बर्बाद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल टाइमली काम करें और अपने कंटेंट को ज़्यादा फोकस कंटेंट पे दें, ना कि और चीज़ों पर। खैर, तो आपने वीडियो देख रहा होगा और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ये बात मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारे काम किए हैं इसलिए। आइए और वीडियो देखते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 41 है और ये बात करता है, एक तरफ लिस्ट 1 है और एक तरफ लिस्ट 2 है। और ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा मैं कहता हूँ बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो लिस्ट 1 है उसमें है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और लिस्ट 2 में जो है वो है इकोनॉमिस्ट्स, है ना? इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और लिस्ट 2 में है इकोनॉमिस्ट से है। जो पहला है वो है एजुकेशन इज फंक्शनिंग नेसेसिटी। एजुकेशन इज फंक्शनिंग नेसेसिटी। बी में है एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। जो एजुकेशन है वो एक इन्वेस्टमेंट है, किस पर? ह्यूमन कैपिटल, इंसानों पर। जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। तीसरा है एजुकेशन लेवल इज ए सिग्नल ऑफ वर्कर्स एबिलिटी। यानी एजुकेशन का जो लेवल है वो एक सिग्नल का काम करता है वर्कर के एबिलिटी के लिए। डी नंबर है एजुकेशन डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इकोनॉमिक डिसीजन। जो एक एजुकेशन की जो डिमांड है वो डिमांड इन्फ्लुएंस्ड होती है, प्रभावित होती है पब्लिक और प्राइवेट इकोनॉमिक डिसीजन से, ठीक है? तो अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो एक जगह मैंने सिग्नलिंग थ्योरी की बात किया था, सिग्नलिंग थ्योरी की। और उसमें बताया गया था कि एजुकेशन जो है वो सिग्नल का काम करता है। किसके सिग्नल का काम? हम वर्कर के एबिलिटी को समझते हैं एजुकेशन के लेवल से। एजुकेशन का लेवल जो है वो एक सिग्नल का काम करता है जिसके माध्यम से हम वर्कर के एबिलिटी को समझ पाते हैं। और वो जो सिग्नल थ्योरी है उसको दिया था मिचेल स्पेंस ने। और आप ये बात मैं बता चुका हूं पहले क्वेश्चंस में। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मेरे क्वेश्चंस को अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कम नहीं बहुत कुछ। तो यहां जो है एजुकेशन लेवल इज ए सिग्नल ऑफ वर्कर्स एबिलिटी। एजुकेशन लेवल जो है वो वर्कर्स के एबिलिटी का एक सिग्नल है, एक संकेत है। और इसको जो ये बात कहता है मिचेल स्पेंस कहता है, मिचेल स्पेंस। क्योंकि मिचेल स्पेंस जो है उसने सिग्नल थ्योरी को दिया है, ये बात मैं पहले कर चुका हूं। तो अगर इतना आप जानते हैं तो अब देखिए कि सी का सेकंड है और सी का सेकंड यहाँ है और इस तरह से ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया, यानी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका, 50%। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे या किसी से कि आप क्वेश्चंस को देखें, नोट्स बनाएं। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने क्या सीखा है। खैर, उसके बाद है जो एजुकेशन इज ए फंक्शनिंग नेसेसिटी। एजुकेशन जो है एक फंक्शनिंग नेसेसिटी है। ये बात जो है वो अमर्त्य सेन कहते हैं, अमर्त्य सेन जी ये बात कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, फर्स्ट का थर्ड और फर्स्ट का थर्ड ये है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ये थर्ड। और एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। एजुकेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल में एक इन्वेस्टमेंट है। ये बात जो है अब अगर आप देखेंगे तो ये बात जो है वो कैरी बेकर कहते हैं, कैरी बेकर। ये स्टेटमेंट जो है वो कैरी बेकर के है। हम इसके बारे में अभी डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद एजुकेशन डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इकोनॉमिक डिसीजन। जो पब्लिक और प्राइवेट इकोनॉमिक डिसीजंस जो है वो इन्फ्लुएंस के डिमांड पर, एजुकेशन के डिमांड पर इन्फ्लुएंस डालता है, अपना असर डालता है। ये बात केन्स कहते हैं, इसलिए इसका 4 नंबर आंसर होगा।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आपको एक क्वेश्चन लिस्ट मैच वाला जो है, अगर उसमें एक क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं और चीज़ों को नोट किया कीजिए, समझा कीजिए अपने जो कि मैं एजुकेशंस जो क्वेश्चंस के डिस्कस के दौरान जो है इतनी सारी बातें आपको बताने की कोशिश करता हूँ रेफरेंस के तौर पर, चीज़ों के तौर पर। अगर आप देखें तो आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ है इसमें। आइए हम यहाँ है अमर्त्य सेन के बारे में बात करते हैं, अमर्त्य सेन जी के बारे में बात करते हैं। तो अमर्त्य सेन एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, ये एक इंडियन इकोनॉमिस्ट है, आप जानते हैं, एंड नोबेल ल्यूरेट, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंडीड सेड, ये कहते हैं कि एजुकेशन इज ए फंक्शनिंग नेसेसिटी, एजुकेशन जो है एक फंक्शनिंग नेसेसिटी। Since work emphasizes the importance of education in enabling individuals to fully participate in society, make informed decisions and lead fulfilling lives. Indeed ये said, ये कहते हैं कि एजुकेशन इज ए फंक्शनिंग नेसेसिटी, एजुकेशन जो है एक फंक्शनिंग नेसेसिटी है। इनके जो वर्क है, सिंस वर्क जो है वो इम्फेसाइज, वो जोर देते हैं इंपोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के महत्व पर, इंपोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के महत्व पर, इन एनेबलिंग, वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एनेबल करता है इंडिविजुअल्स को, व्यक्ति को, फुल्ली पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, समाज में एक बेहतर समाज में पूर्ण तरह से पार्टिसिपेशन के लिए एक इंसान को, एक व्यक्ति को एजुकेशन जो है वो तैयार करता है, एनेबल करता है। मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वो एक डिसीजन लेने लायक इंसान बनता है। एंड लीड फुलफिलिंग लीव्स, और एक बेहतरीन जीवन जीने लायक बनता है इंसान अगर उसको एजुकेट किया जाए तो। वो इस बात पे जोर देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है एक फंक्शनिंग नेसेसिटी है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए। उसके बाद है कैरी बेकर, कैरी बेकर के बारे में आप देखें तो गैरी बेकर एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, ये जो है एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है एंड नोबेल ल्यूरेट, इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन हिज 1964 बुक ह्यूमन कैपिटल, 1964 में वो एक किताब लिखते हैं ह्यूमन कैपिटल, उनका पूरा किताब का पूरा नाम है ह्यूमन कैपिटल, ए थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन, यानी एजुकेशन के रेफरेंस में वो एक एम्पिरिकल एनालिसिस एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं। ही आर्गू डेट, वो कहते हैं अपनी किताब में कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, वो कहते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये दोनों चीज जो है एक इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल मतलब हम लोग इंसानों में एक इन्वेस्टमेंट है। हम एजुकेट, अगर इंसान को एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूंजी फंसा रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में, इंसान में, और उसका रिजल्ट हमको आने वाले वक्तों में देखने को मिलेगा। ये गैरी बेकर कहते हैं, एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो अपनी किताब लिखते हैं 1964 में, ह्यूमन कैपिटल थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। उसके बाद मिचेल स्पेंस, मैं इनके बारे में बता चुका हूं, मिचेल स्पेंस के बारे में। मिचेल स्पेंस एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, ये भी एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है एंड नोबेल लॉरेट, इनको भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन हिज 1973 पेपर, उन्होंने 1973 में पेपर लिखते हैं जिस पेपर का नाम है जॉब मार्केटिंग सिग्नलिंग, जॉब मार्केटिंग सिग्नलिंग। स्पेंस इंट्रोड्यूस करते हैं द कंसेप्ट ऑफ सिग्नलिंग थ्योरी, सिग्नलिंग थ्योरी के कंसेप्ट को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। स्पेंस इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सिग्नलिंग थ्योरी, सिग्नलिंग थ्योरी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने पेपर में, 1973 के पेपर में, जॉब मार्केटिंग सिग्नलिंग के पेपर में। विच पोजिट्स, इसमें वो बताते हैं दैट एजुकेशन सर्व एज ए सिग्नल, एजुकेशन जो एक सिग्नल का काम करता है टू एम्प्लॉयर्स अबाउट वर्कर्स एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड पोटेंशियल। जो एम्प्लॉयर्स है उसके वर्कर्स की जो एजुकेशन है वो सिग्नल का काम करता है एम्प्लॉयर्स के लिए, ताकि वो वर्कर्स के एबिलिटी को, उसके प्रोडक्टिविटी को और उसके पोटेंशियल को समझ सके। ये है मिचेल स्पेंस के। तो ये बात आप याद रखें कि मिचेल स्पेंस जो है वो उन्होंने सिग्नलिंग थ्योरी का कंसेप्ट दिया है। इससे पहले भी क्वेश्चन में मैं ये बात कह चुका हूं, अगर आपको ये पता होता तो आप इसका आराम से क्वेश्चन को टिक मार देते। उसके बाद है जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स ए ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। हिज वर्क इम्फेसाइज, इनका काम जो है वो जोर देता है, इम्फेसाइज्ड जोर देता है द इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है उसके इंपॉर्टेंस पे, उसके महत्व जोर देता है इनका काम।
वो कहते हैं कि डिसीजंस इन शेपिंग द डिमांड फॉर एजुकेशन, वो कहते हैं जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो डिसीजंस होते हैं वो एजुकेशन के डिमांड को शेप करते हैं, आकार देते हैं। ही आर्गू डेट, वो बताते हैं, मानते हैं कि एजुकेशन डिमांड्स इज इन्फ्लुएंस्ड, एजुकेशन का जो डिमांड है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है पब्लिक एंड प्राइवेट इकोनॉमिक्स डिसीजन के वजह से। यानी पब्लिक और प्राइवेट के इकोनॉमिकल डिसीजन जो है उससे एजुकेशन की डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। तो इस तरह से जॉन मेके, तो मैं जो यहाँ आपके सामने में रखा हूँ, तो इन चीजों को आप दिमाग में रखा कीजिए। आपको इसके कंसेप्ट को, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखता हूँ, ज्यादा कुछ लिखता नहीं हूँ। तो नोट्स बनाइए अपने कॉपी में, ताकि आपको नेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चंस मिले तो आपको आसान हो डील करने में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। फर्स्ट का थर्ड। अमर्त्य सेन कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो इंसान की एक नेसेसिटी है, फंक्शनिंग नेसेसिटी है, ताकि इंसान एक प्रोडक्टिव इंसान बन सके। और उसके बाद गैरी बेकर कहते हैं एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। एक ह्यूमन कैपिटल में, एक इंसानों में, एक व्यक्तियों में, जो ह्यूमंस हैं, जो मानव है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन। उसके बाद एजुकेशन सिग्नलिंग थ्योरी की बात करते हैं मिचेल्स स्पेंस। उसके बाद जो कहते हैं कि पब्लिक प्राइवेट इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो केन्स उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक एजुकेशन की डिमांड जो है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है पब्लिक प्राइवेट इकोनॉमिक डिसीजन की वजह से। इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निकल मॉडल ऑफ करिकुलम। अब यहां से इस क्वेश्चन से आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आपको पता है कि करिकुलम मॉडल जो है, अगर ब्रॉडली उसको कैटेगराइज किया जाए तो उसको दो हिस्सों में हम कैटेगराइज करते हैं। एक है टेक्निकल मॉडल, एक है टेक्निकल मॉडल। उसी टेक्निकल मॉडल को ही साइंटिफिक मॉडल कहते हैं, साइंटिफिक मॉडल, ठीक है। एक है नॉन टेक्निकल मॉडल, नॉन टेक्निकल मॉडल, नॉन टेक्निकल मॉडल। नॉन टेक्निकल मॉडल को ही नॉन साइंटिफिक मॉडल भी कहते हैं, नॉन साइंटिफिक मॉडल भी कहते हैं, नॉन साइंटिफिक मॉडल भी कहते हैं। तो दो तरह के करिकुलम मॉडल्स हैं, अगर ब्रॉडली उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाए, दो तरह के। एक है टेक्निकल मॉडल, उसे ही साइंटिफिक मॉडल कहते हैं। एक है नॉन टेक्निकल मॉडल, या उसे नॉन साइंटिफिक मॉडल्स कहते हैं। इस क्वेश्चन से आपके बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अभी 2 सेकंड के अंदर में। कहता है कि नॉट, कौन नहीं है टेक्निकल मॉडल, कौन टेक्निकल मॉडल नहीं है। तो देखिए, जो ग्रास रूट मॉडल है, जो जिसको हिल्दा ताबा ने दिया है, ग्रास रूट मॉडल को हिल्दा ताबा ने दिया है, ये एक टेक्निकल मॉडल है ये। और हंकिंस के मॉडल को मैंने अभी कुछ दिन पहले, ग्रास रूट इसके मॉडल, ये भी मॉडल हम पढ़ चुके हैं। ग्रास रूट मॉडल्स भी हम किसी क्वेश्चन पे इसको एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं। फिर हकिंस के मॉडल को भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं क्वेश्चंस में, तो ये भी एक टेक्निकल मॉडल है। और टेलर मॉडल भी, ये भी एक टेक्निकल मॉडल है। इसमें ओपन क्लास मॉडल जो है ये एक नॉन टेक्निकल मॉडल है, नॉन टेक्निकल मॉडल है, नॉन टेक्निकल मॉडल है ये। तो इसका आंसर नॉट, कौन नहीं है, तो ये जो है टेक्निकल मॉडल नहीं है, ये टेक्निकल मॉडल नहीं है। ओपन क्लासरूम मॉडल टेक्निकल मॉडल, बाकी ये सब टेक्निकल मॉडल है, ये सब ग्रास रूट मॉडल, हकिंस मॉडल एंड टेलर मॉडल। तो ये दो कैटेगरी जो है, इस कैटेगरीज के मॉडल्स को हम समझ लेंगे ताकि इन फ्यूचर के एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आइए समझ लेते हैं इसको आराम से। चाहे क्वेश्चन, चाहे एक चाहे इस टॉपिक, इस क्वेश्चंस में अगर 10 मिनट लग जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप आज इस क्वेश्चंस को समझ लें ताकि आने वाले किसी क्वेश्चंस में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मॉडल्स को लेकर वो प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो एक तरफ है टेक्निकल मॉडल, एक तरफ है नॉन टेक्निकल मॉडल। टेक्निकल मॉडल एक तरफ है। अच्छा, टेक्निकल मॉडल क्या होता है? टेक्निकल मॉडल ऑल्सो नोन एज द साइंटिफिक, इसको साइंटिफिक मॉडल भी आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल मॉडल भी कह सकते हैं, और या बिहेवियरल मॉडल भी कह सकते हैं आप। टेक्निकल मॉडल को, इसको साइंटिफिक मॉडल, इंडस्ट्रियल मॉडल या बिहेवियरल मॉडल भी कह सकते हैं। इज ऑफन यूज्ड टू टॉप डाउन अप्रोच। ये जो मॉडल्स होते हैं ये टॉप डाउन अप्रोच है, इसको बनाने वाले एक्सपर्ट होते हैं और उस पर बनकर नीचे तक ये मॉडल जो है वो लागू होता है। विथ एक्सपर्ट्स डिजाइनिंग द करिकुलम, इसमें जो है एक्सपर्ट जो होते हैं वो करिकुलम को डिजाइन करते हैं, टेक्निकल मॉडल्स को।
इसलिए इसको साइंटिफिक मॉडल, इसमें जो है ना स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक साइंटिफिक एक स्ट्रक्चर होता है इसमें। इंडस्ट्रियल, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल मॉडल, साइंटिफिक मॉडल या बिहेवियरल मॉडल कहा गया है, या इसलिए इसमें टेक्निक्स होते हैं, टेक्निक, इसलिए इसको टेक्निक मॉडल कहा गया है, टेक्निकल मॉडल कहा गया है। और ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें जो इसके जो है वो बना, जो एक्सपर्ट होते हैं वो इसको डिजाइन करते हैं टेक्निकल मॉडल्स को। तो कुछ एग्जांपल है टेक्निकल मॉडल्स के, जैसे कि टेलर मॉडल 1949 में जो इन्होंने दिया था वो एक टेक्निकल मॉडल है। PSSC मॉडल 1950 में दिया गया था, ये एक टेक्निकल मॉडल है। उसके बाद हिल्दा ताबा मॉडल, इसे ग्रास रूट मॉडल भी कहते हैं, हिल्दा ताबा मॉडल्स को ग्रास रूट मॉडल्स भी कहते हैं, 1962 में इन्होंने दिया था। आपको डेट नहीं याद रखना है, लेकिन आपको इतना समझना है कि, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि हिल्दा ताबा मॉडल है ये एक टेक्निकल मॉडल है, लेकिन इसमें एक बात क्या अच्छाई है कि इस मॉडल को ग्रास रूट मॉडल कहते हैं, इसलिए कि इसमें जो मॉडल्स तैयार होता है तो इसमें जो टीचर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको भी पार्टिसिपेट किया जाता है इस मॉडल को बनाने के लिए। इसलिए इसमें जो थोड़ा सा एक अच्छाई इसमें देखने को मिलती है, इसलिए इसको ग्रास रूट मॉडल्स कहा गया है। व्हीलर मॉडल, एडी मॉडल, डिक एंड कैरी मॉडल, कैंप मॉडल और हकिंस मॉडल 1982 में दिया था इन्होंने। तो ये सब मॉडल जो है वो टेक्निकल मॉडल्स है, टेक्निकल मॉडल्स, इसलिए यहां पर दिया हुआ था, देखिए ये टेलर्स मॉडल, हकिंस मॉडल और ग्रास रूट मॉडल्स, ये जो है इसलिए इस श्रेणी में हो गया हिल्डा ताबा मॉडल्स, ग्रास रूट मॉडल्स और हकिंस मॉडल और कैरी मॉडल्स, हकिंस मॉडल, टेलर्स मॉडल और ग्रास रूट मॉडल्स, नीचे ऊपर दिया था टेलर्स मॉडल। ये तो ये टेक्निकल मॉडल्स हैं यहाँ पर। और वही नॉन टेक्निकल मॉडल्स जो है, नॉन टेक्निकल मॉडल्स, इसको ऑल्सो नोन एज द नॉन साइंटिफिक मॉडल, इसको नॉन साइंटिफिक मॉडल भी कहते हैं, या इसको पर्सनल मॉडल भी कहते हैं, या इसको रिकंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल भी कहा जाता है। कई जगह क्वेश्चंस में रिकंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल लिखा हुआ था ऑप्शन में, रिकंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल लिखा हुआ था ऑप्शन में। इज ऑफन यूज बॉटम अप अप्रोच, ये मॉडल जो है बॉटम अप अप्रोच है, यानी इसमें नीचे से शुरू की जाती है। विथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन, इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स के कोलैबोरेशंस होते हैं टू डिजाइन द करिकुलम, करिकुलम को डिजाइन करने में टीचर्स और स्टूडेंट्स के कोलैबोरेशंस होते हैं, उनके सहयोग से इस मॉडल्स को डिजाइन किया जाता है, इसलिए इसको नॉन टेक्निकल मॉडल्स या नॉन साइंटिफिक मॉडल्स या पर्सनल मॉडल्स या रिकंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ मॉडल्स के एग्जाम्पल, जैसे कि डीवे मॉडल, जॉन डीवे का जो मॉडल है करिकुलम मॉडल, वो है नॉन टेक्निकल मॉडल। फ्रेडी मॉडल ऑप्शंस में दिया हुआ था ये क्वेश्चंस में। रिकंसेप्चुअलाइज्ड मॉडल, ये भी ऑप्शंस में दिया था। ओलिवा मॉडल, लोटन मॉडल, केली मॉडल, ओपन क्लासरूम मॉडल, यह भी दिया था आपको इसमें, ओपन क्लासरूम मॉडल। वेस्टेन एंड फैटिनी मॉडल, अभी एक कुछ देर पहले भी क्वेश्चंस को डील किए हैं हम पिछले वीडियो में, तो वहां देखेंगे आपको वेस्टेन एंड फैटिनी मॉडल्स के एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। एंड रोजर्स मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और रोजर्स मॉडल से इंटरपर्सनल रिलेशन, ये भी ऑप्शंस में दिया हुआ था एक जगह क्वेश्चंस में। तो ये है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मॉडल्स के कंसेप्ट और इसके कुछ एग्जांपल्स। तो ये नोट्स आपके पास होने चाहिए, आप नोट्स बनाएंगे, और आपको इन फ्यूचर में अब किसी तरह के मॉडल्स आ जाए नॉन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से जुड़ा हुआ, तो उसके कंसेप्ट भी आप समझ गए, और कुछ जो एग्जांपल्स जो टेक्निकल मॉडल्स और नॉन टेक्निकल मॉडल्स है उसके भी आप कई सारे एग्जांपल्स को आपको सामने में है। इस तरह से आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट आपको यहाँ समझ में आ गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओपन क्लासरूम मॉडल, जो एक टेक्निकल मॉडल नहीं है, एक नॉन टेक्निकल मॉडल है। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर आगे समझते हैं। 43, क्वेश्चन नंबर 43। कई मर्तबा में ये बात मैं कह चुका हूँ, कई बार ये क्वेश्चंस को, इस तरह के जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ 3-4 बार। अगर आप वीडियो मेरा देखे होंगे तब तुरंत इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। कहता है कि द क्लास, जो क्लास है, वर्ग है, जो एक समाज का एक क्लास, एक वर्ग है, द क्लास विच इज द डोमिनेंट मटेरियल फोर्स, वो कौन सा वर्ग है समाज का जो एक डोमिनेंट मटेरियल फोर्स का काम करता है, जो एक वर्चस्व का काम, एक पावरफुल वर्चस्व का काम करता है इन सोसाइटी, समाज में एक पावरफुल वर्चस्व का काम करता है। इज द सेम टाइम, और उसी समय वो क्लास जो है, वो वर्ग है समाज का, वो वर्ग जो है, इट्स डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल फोर्स, उसी वक्त जो है वो समाज का वो वर्ग जो है वो एक बौद्धिक फोर्स, बौद्धिक शक्ति का काम करता है। यानी समाज का वो कौन सा वर्ग है, समाज का वो कौन सा वर्ग है जो एक भौतिक शक्ति के तौर पर काम करता है समाज में, और उसी समय वो
वो बौद्धिक शक्ति की तरह काम करता है। यानी कि ये है भौतिक, भौतिक मतलब मटेरियल फोर्स, भौतिक शक्ति के तौर पे समाज में डोमिनेट करता है। और उसी समय जो है वो एक बौद्धिक, बौद्धिक मतलब इंटेलेक्चुअल फोर्स की तरह समाज पे डोमिनेट करता है। दे रूल एज ए थिंकर, वो एक विचार की तरह रूल करता है। एज प्रोड्यूसर ऑफ आइडियाज, वो आइडिया के प्रोड्यूसर की तरह भी काम करता है, यानी अलग तरह अपनी आइडिया को वो हावी करता है समाज पे। गेट नोटिस्ड द एबव अंडरस्टैंडिंग कैन बी एसोसिएटेड विद, ये जो चीज है वो किससे जुड़ा हुआ है, कौन ये बात कहते हैं? वो बात कहते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन। मार्क्सिस्ट का जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो कहता है कि क्लास, समाज का एक ऐसा वर्ग है, समाज का एक ऐसा क्लास है जो समाज पर एक आइडिया थोपता है, एक फोर्स की तरह, एक शक्ति की तरह काम करता है, एक रूलर्स की तरह काम करता है। इसे उन्होंने कहा है सोसाइटी हेजिमनी का नाम दिया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। जो अभी द एबव अंडरस्टैंडिंग, जो अभी जब बात कही गई है, जो मैंने अभी कहा है, एबव अंडरस्टैंडिंग कैन बी एसोसिएटेड विथ कार्ल मार्क्स एंड हिज थ्योरी ऑफ कल्चरल हेजुमनी। हाँ, उनकी जो कल्चरल हेजुमनी की थ्योरी है उस थ्योरी से ये रिलेटेड है कि समाज से एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा क्लास जो एक आइडियोलॉजी की तरह काम करता है, जो अपना वर्चस्व समाज में कायम करना चाहता है। मार्क्स आर्गू डेट, मार्क्स ये आर्गू देते हैं, कहते हैं रूलिंग क्लास नॉट ओनली कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन but also save the dominant ideology and ideas of the society। वैसे जो रूलिंग क्लास है, वो क्लास, वो वर्ग जो समाज पे शासन कर रहा है, रूल कर रहा है, वो सिर्फ वो सिर्फ प्रोडक्शन, उत्पादन पे ही कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि वो समाज के आइडियोलॉजी पर भी कंट्रोल करता है। द मीन्स डेट, इसका मतलब ये हुआ कि डेट द डोमिनेंट क्लास एज द पावर टू इन्फ्लुएंस व्हाट इज द कंसीडर नॉर्मल, एक्सेप्टेबल एंड ट्रू एंड टू द शेप द डोमिनेंट नैरेटिव एंड वर्ल्ड वाइड। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंट क्लास है, वो क्लास जो है वो समाज में ये बताता है क्या नॉर्मल है, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या ट्रू है। इस बात का डिसाइड जो है वो करता है, वो क्लास जो डोमिनेट कर रहा है, समाज में रूल कर रहा है। Marxist idea that the ruling class is not only dominant material force, वो कहता है कि सिर्फ वो material force पे ही हावी नहीं होता है, बल्कि also the dominant intellectual force, बल्कि वो intellectual force पे भी dominate करता है, हावी होता है। shaping the ideas of thoughts and that are dominant in society। वो कहते हैं कि वो आइडिया को, विचार को और थॉट्स को, सोच को एक आकार देता है जो समाज पर अपना वर्चस्व कायम करता है। ये बात कहते हैं मार्क्स। कई बार ये बातों को मैं आपके सामने में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर इस बात के कंसेप्ट को जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी वाज प्रोपोंडेड बाय। अगर आपके पास सिलेबस होगा तो सिलेबस के जो पहले यूनिट है, पहले यूनिट नहीं, वो जो लर्नर और लर्निंग का यूनिट है, उसमें जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो सेक्शन है, उस गाइडेंस काउंसलिंग के सेक्शन में रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, रेब्ट, REBT, रेब्ट लिखा हुआ है, और उसके प्रपोंड करने वाले एल्बर्ट एलिस है। वो भी, ये भी चीज वहां लिखा हुआ है सिलेबस में। अगर आप सिलेबस भी अच्छे से समझेंगे तो एग्जाम में 5-10 क्वेश्चन सिलेबस से आपको समझ निकल जाएंगे। तो उसके एल्बर्ट एलिस है। ठीक है ना? आइए इसको समझते हैं कि ये क्या है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। अभी इसको भी समझ लीजिए, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी क्या है, ताकि आपको अगर नहीं पढ़े तो अभी समझ में आ जाए आपको। तो रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, रेब्ट, ये क्या है? वाज प्रपोंडेड बाय एल्बर्ट एलिस 1957 में, 1957 में एल्बर्ट एलिस ने इस थ्योरी को जो है प्रपोंड किया था, दिया था। एल्बर्ट एलिस एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, डेवलप्ड रेब्ड एज ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, एक साइकोथेरेपी के फॉर्म में, ये एक साइकोथेरेपी है के फॉर्म में इस थ्योरी को उन्होंने डेवलप किया। डेट फोकस, जो जोर देता है, डेट फोकस, ये थेरेपी जो है, रेब्ड जो है, फोकस करता है, जोर देता है ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी एंड चैलेंजेज irrational beliefs and negative thoughts patterns that contribute to emotional distress and behavioral problems। आप समझ में आ गया आपको कि जो रेब्ट है वो इस बात पे जोर देता है, फोकस करता है कि जो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल जो का जो इमोशनल डिस्ट्रेस है,
जो भावनात्मक दबाव में वो जी रहा है, बिहेवियरल जो प्रॉब्लम है, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम उसके पास है, उस बिहेवियरल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में ये रेव्ड जो हेल्प करता है। और जो उसके पास जो निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव थॉट्स पैटर्न्स है, उस निगेटिव थॉट्स पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये रेव्ड का काम है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे क्लियरली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्बर्ट एलिस, रेव्ड, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 45, बहुत आसान क्वेश्चन है। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, कौन ऐसा बुनियादी असूल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। NEP का 2020 का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है NEP 2020 का? फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? क्या उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टी कल्चरल एजुकेशन है? मल्टी कल्चरल ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल। क्या उसका प्रिंसिपल है यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग, UDL ये है उसका प्रिंसिपल? या यूजिंग असिस्टिव एंड एडेप्टिव टेक्नोलॉजी ये है, क्या है इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है NEP 2020 का? वो है फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन ये है इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल, फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। 45 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना? आइए इसको समझ लेते हैं ताकि आपको अगर कोई और फंडामेंटल प्रिंसिपल पूछे एग्जाम में तो आपको इन फ्यूचर एग्जाम में तब वो दिक्कत ना हो। NEP 2020, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ NEP 2020 is equity and inclusion, equity and inclusion, equity and inclusion. The NEP 2020 emphasized, NEP 2020 emphasized जोर देता है the importance of creating an inclusive education system। वो जोर देता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम जो है उसको क्रिएट करने का, उस पर महत्व, उसके महत्व पर जोर देता है। डेट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ताकि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, जेंडर और एबिलिटी। बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस एंड जेंडर एंड एबिलिटी के इन सब को छोड़ करके, इन सब के अलावा, चाहे वो जिस सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस हो, जैसा बैकग्राउंड उसका हो, जेंडर जो भी हो उसका, एबिलिटी चाहे जो भी हो, चाहे जो बच्चे हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए एजुकेशन में। तो ये इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है ना? द पॉलिसी एम टू प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूजन। द पॉलिसी एम, उसका पॉलिसी का जो एम है, मकसद है प्रमोट करना, किस चीज को प्रमोट करना? इक्विटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन में। इंश्योरिंग, ये इंश्योर करता है दैट एवरी स्टूडेंट्स हैज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, और उसको हर बच्चे को ये मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को रीच कर सके, फुल पोटेंशियल को हासिल कर सके। तो ये है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल। इसके अलावा भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है NEP 2020 के, जो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, इक्विटी एंड इंक्लूजन आए तो आप समझ गए, लेकिन इसके अलावा भी आए तो भी आप समझ में आ जाए। एक्सेसिबिलिटी, ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है। एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि यहां नहीं दिया हुआ, एक्सेसिबिलिटी यहां नहीं है इसलिए यहां नहीं है। तो क्वालिटी, ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अफोर्डेबिलिटी, यानी ऐसा एजुकेशन हो जो अफोर्ड किया जा सके, हर बच्चा अफोर्ड कर सके। अकाउंटेबिलिटी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ये भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, एजुकेशन ऐसा हो ताकि बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और टीचर इंपावरमेंट, अब टीचर को इंपावर, एजुकेशन ऐसा हो जो टीचर को इंपावर किया जा सके, ये भी इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। तो इसके अलावा एक तो इक्विटी एंड इंक्लूजन तो है ही, एक तो इक्विटी एंड इंक्लूजन इंक्लूजन तो है ही फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसके साथ साथ आपके सामने में एक्सेसिबिलिटी, ये भी मैंने रख दिया, क्वालिटी मैंने रख दिया, अफोर्डेबिलिटी रख दिया, अकाउंटेबिलिटी रख दिया, मल्टीडिसिप्लिनरी रख दिया, होलिस्टिक डेवलपमेंट रख दिया और टीचर इंपावरमेंट रख दिया। और आप नोट्स बनाकर रख लेंगे। अब आने वाले क्वेश्चंस में अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात कहा जाए तो आपको क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, फुल इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। क्लियर? तो इस तरह से हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक।
5 क्वेश्चन, क्योंकि हर वीडियो में आप जानते हैं कि हम 5 क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को हम बहुत एक्सप्लेन करते हैं, डीपली एक्सप्लेन करते हैं, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए 5 क्वेश्चन एक वीडियो एनफ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 46 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक, ठीक है ना। तो अपने लर्निंग को जारी रखें, क्वेश्चंस को देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, वीडियो को बार बार देखें, 1-2 बार नहीं 2-3 बार देखें। आपके कंसेप्ट इतने साफ हो जाएंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या सीखा है, और एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने क्या सीखा, अगर आपने तमाम वीडियो देखा होगा तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर अच्छा लगे वीडियो को तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी वो सीखे जो आप सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके बाय।